Hello my dear teachers and students, welcome back to the new series of this channel where we are discussing about NCERT science textbooks और उसी के चलते हम बात करेंगे आज चैप्टर 2 की क्लास 8 से जो लिया गया है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेन एंड फो। ये पार्ट 1 है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें तब हमें पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। यस, तो इस चैप्टर के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जब हम डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तब आप सबको ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आ जाएंगे। गॉट इट? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम इस पार्ट 1 में कवर करेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो होगा हमारा इस चैप्टर का वो होगा दे विल बी एबल to know the role of microbes in various fields such as medicine, agriculture, industry and daily life. उसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे the effects of harmful microorganisms और इन सब से you will be able to understand the relationship between man and microbes. अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर पर। आई होप आपने भी टेक्स्ट बुक खोल ली होगी और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग के 2.5 पेजेस की। जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंट्रोडक्शन से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे वायरस का भी दे रखा है, कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और वायरस के। तो ये सब अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर बात करें, यस, डिटेल का मतलब होता है कि थोड़ी सी हम ज़्यादा जान पहचान कर लें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जिक्र किया है जो फर्स्ट पेज पर, यहाँ पे बहुत कम जिक्र किया है और उस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और जब जान नहीं पाते हैं तो उनको समझना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा में लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, और बहुत जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं बैक्टीरिया के हम उन्हीं की बात करेंगे। एक्चुअली दे आर बीन कंसीडर्ड एज टू बी द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ। इसका मतलब है स्टार्टिंग में शायद बैक्टीरिया आए होंगे। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता उनकी सेल्स में, इसीलिए उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम वैसे भी प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का है, या मैं कह दूँ प्रोकैरियोट्स का है, वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। ओके, बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में आता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारी किंगडम की, यानी ह्यूमन बीइंग किस किंगडम में आते हैं, वो आते हैं एनिमल किंगडम में, यानी हम एनिमल्स हैं। यस, आपने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा होगा। बिल्कुल वैसे ही जो स्टार्टिंग का जो किंगडम है उसे मोनेरा किंगडम बोलते हैं, और मोनेरा में ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स आते हैं और सबसे प्रोमिनेंटली बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया का जो किंगडम है वो है मोनेरा। ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो कि शायद क्लास 8th में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं कि जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। ओके, साइज जो है बैक्टीरिया का बहुत छोटा होता है, करीबन 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर। तो अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है अराउंड 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर, या मैं ये कह दूँ कि जो मिलीमीटर होता है उसका 1000th टाइम, मिलीमीटर का भी 1000 टाइम। समझ रहे हैं तो कितना छोटा होगा। यस, इसीलिए इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, इसीलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं। आपने ये ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ लिया था, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, अगर याद हो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपने पढ़ा था। यस, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, कैसे एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, और ये एक डिकम्पोजर्स के जैसे काम करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। यस, तो बैक्टीरिया जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पिरेशन टाइप्स, है ना, एरोबिक और एनारोबिक। ये क्योंकि आप जानते थे इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम बैक्टीरिया को शेप के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो स्फीयर शेप का हुआ तो हम उसको कोकाई बोल देंगे। अगर किसी बैक्टीरिया के नाम के पीछे कोकाई आता है या कोकस आता है, कोकस उसका सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, तो अगर वो आता है तो इसका मतलब उसका जो शेप है वो स्फीयर शेप का है। अगर वो रॉड शेप का है तो उसको हम बेसिलाई बोल सकते हैं। बेसिलाई भी एक प्लूरल फॉर्म है। और अगर आपने देखा होगा लैक्टोबैसिलस, यस, तो लैक्टोबैसिलस, बैसिलस मतलब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है बेसिलाई का। यस, तो वो जो लैक्टोबैसिलस है क्योंकि वो रॉड शेप का होता है इसलिए उसके नाम के पीछे बेसिलाई होता है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पाइरल शेप के होते हैं जिसको स्पाइरोशीट्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ बैक्टीरिया के जो एवरीडे लाइफ में होते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से बैक्टीरिया के बीच में रहते हैं। यस, एक तरह का बैक्टीरिया जो आपकी स्किन पर हमेशा रहता है और इन्फेक्शन भी कभी कभी कर देता है वो है स्टेफाइलोकोकस। अब क्योंकि ये स्टेफाइलोकोकस है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो शेप है वो स्फीयर शेप है। ओके, इसका पूरा नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। दूसरे तरीके का जो एक रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है जो सॉइल और वाटर में रहता है, इन्फेक्शंस करते हैं कभी कभी ये बैक्टीरिया भी हमें, इसका नाम है सूडोमोनास एरिजोनोसा। तो ये भी एक तरह का है। नाम से आप ज़्यादा इस पे टेंशन ना ले, नाम नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि जैसे बैक्टीरिया है वो किस तरह से स्किन में रह रहे हैं, किस तरह से सॉइल वाटर में रहते हैं। एक तरह का बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में भी रहता है, यस, जो कभी कभी फूड पॉइजनिंग कर देता है, जिसका नाम है एस्चेरिशिया कोलाई। एक तरह का बैक्टीरिया जो है वो आपके माउथ में भी रहता है जो कि टूथ डीके करता है। हम कहते हैं ना कि हमारे जो टूथ कैविटीज़ होती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया है वो? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ओके, तो कोकस के नाम से अब आपको समझ में आ रहा होगा कोकस क्यों लगाया, बिकॉज ये स्फीयर शेप के होते हैं। दूसरी तरफ आपने लैक्टोबैसिलस का नाम तो सुना ही होगा, एसिडोफिलस इसका पूरा नाम है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये ज़्यादातर आपके गट में भी रहते हैं, आपके बॉडी के अंदर भी रहते हैं, प्लस कर्ड में भी रहता है, फर्मेंटेशन के काम आता है लैक्टोबैसिलस। यस, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के, ये हमें एक आइडिया देते हैं कि किस तरह से चारों तरफ हम बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है वो है प्रोटोजोआ। थोड़ा सा प्रोटोजोआ के बारे में आइडिया ले लेते हैं। प्रोटोजोआ जो वर्ड है उसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है प्रोटोजोअन, और वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, और प्रोटोस का मतलब होता है ग्रीक में फर्स्ट, और जोन का मतलब होता है एनिमल। यानी उस ज़माने में ये पहला एनिमल उन्होंने शायद अपने माइक्रोस्कोप से देखा होगा, इसीलिए उसका नाम प्रोटोजोआ रख दिया है। हालांकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एनिमल टू बी क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, ओके, बट क्योंकि शायद उस वक्त इसका डिस्कवरी इस तरह से हुई होगी तो इसका नाम जो है वो प्रोटोजोअन रख दिया। अगर प्रोटोजोअन की बात करें या प्रोटोजोआ की बात करें तो ये भी सिंगल सेल्ड ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर ये यूकैरियोट होते हैं। अब यहाँ पे यूकैरियोट का क्या मतलब है? इनके जो सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस दिखेगा। आप जब सेल का डायग्राम बनाते हैं तो आप ज़रूर से सेल में न्यूक्लियस बनाते होंगे, तो ज़्यादातर जो आप सेल का डायग्राम बनाते हैं वो यूकैरियोट सेल का बनाते हैं, क्योंकि उसमें आप हमेशा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसी तरह का जो सेल है वो प्रोटोजोअन का होता है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, पर बैक्टीरिया से अलग यूकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट थे, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, इसीलिए इनका किंगडम भी अलग है। जैसे बैक्टीरिया थे वो मोनारो किंगडम से थे, यहाँ पर ये
किंगडम प्रोटिस्टा के हैं। नेक्स्ट किंगडम आता है प्रोटिस्टा। ओके, अब प्रोटोजोआ की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड एज प्रोटोजोलॉजी। ईजी है, पूछ लिया जाता है इसलिए आपको बताना ठीक समझा यहाँ पर। ओके, ये कहाँ पर होते हैं प्रोटोजोआ? ये सभी जगह होते हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादातर पॉन्ड्स, ओशंस, मॉइस्ट सॉइल, सेल्स में भी होते हैं, टिश्यूज़ में भी होते हैं, एनिमल्स के और प्लांट्स के भी, और बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करते हैं। अगर इनके साइज़ की बात करें तो ये थोड़ा बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और ये होते हैं 2 to 200 माइक्रोमीटर्स। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो इनके पास में स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये यूज़ होते हैं मूवमेंट में, फीडिंग में एंड अदर टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ये क्यों बता रही हूँ मैं? बिकॉज आपने इन प्रोटोजोआस को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, तो थोड़ा सा अगर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ हम यहाँ पे जान लें तो हमारे लिए इनको समझना ईजी रहेगा। कुछ एक जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सीलिया का मतलब होता है हेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो हेड लाइक स्ट्रक्चर सीलिया को वो लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। अगर आपने पैरामीशियम जो स्लीपर शेप का एक ऑर्गेनिज्म है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तो उसके चारों तरफ आपने हेड लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे जो उसके लोकोमोशन में काम आते हैं, उसे कहते हैं सीलिया। ओके, इसीलिए ये जो प्रोटोजोआ का जो फर्स्ट टाइप है यह है सीलिएट्स। जो सेकेंड टाइप का जो प्रोटोजोआ होता है उनमें फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए। ओके, और इसीलिए वो फ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यूग्लिना के किस तरह से एक फ्लैजिला जो है वो है टेल लाइक स्ट्रक्चर। यस, फ्लैजिला। नेक्स्ट आता है अमीबा। अमीबा को तो बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, एक तरह का प्रोटोजोआ ही है। इसमें सूडोपोडिया होता है जो कि लोकोमोशन के काम आता है। याद है सूडोपोडिया वाज द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। दूसरी तरफ एक और आपने पैरासाइट का नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम। ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ होता है जो कि स्पोरोजोअन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। थोड़ा सा हायर लेवल है, प्रोटोजोआ से थोड़ा सा और डेवलप है, और वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनका नाम है फंगाई। कुछ लोग इसको फंजाई भी बोलते हैं, वो भी ठीक है, फंजाई और फंगाई एक ही बात है। इसका आपने फंगस भी सुना होगा, तो फंगस क्या है, उसका सिंगुलर फॉर्म है, और फंजाई जो है वो उसका प्लूरल फॉर्म है। तो फंगाई आर द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब समझ में आ रहा होगा कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इनमें जो स्पेशल बात है वो है कि जो फंजाई होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये ज़्यादातर डार्क एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, और ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स इफ़ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ रखा है। सेप्रोफाइट्स आर द वन हु फीड ऑन डेड एंड डीके मैटर। ओके, तो फंजाई जो है और फंगाई जो है वो एक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है तो हम यूनिसेलुलर फंजाई की बात करेंगे, और उसका एग्जाम्पल है यीस्ट, यानी यीस्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते, और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे पेनिसिलियम। इनका एक अलग किंगडम है। अब आपको किंगडम के बारे में भी समझ में आ रहा होगा। किंगडम आप क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम क्लास 8th में भी ले लेते हैं। तो मोनेरा पढ़ लिया आपने, प्रोटिस्टा पढ़ लिया प्रोटोजोआ का। थर्ड किंगडम आता है फंगाई। तो ये जो फंगाई जो किंगडम है इसी में है। ओके, और स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है फंजाई से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, माइकोलॉजी। ओके, याद करने वाली चीज़ है। फिर आता है सम फंजाई आर मैक्रोस्कोपिक ऑल्सो। मैक्रोस्कोपिक का मतलब देखिए, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की, तो जो पेनिसिलियम है, अगर मुझे देखना होगा पेनिसिलियम को तो मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। भले ही पेनिसिलियम में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इसको देखने के लिए पड़ेगी। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है।
ओके। बट फंजाई जो है वो मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसे फंजाई जिन्हें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। तो वो है जैसे मशरूम्स। ओके, सो मशरूम्स हम कुछ एक मशरूम्स जो हैं वो ईडेबल भी है। आप रेनी सीजन्स में आसपास ट्रीज़ में और मॉइस्ट सॉइल में आप मशरूम्स बहुत सारे देखते भी होंगे, बट नॉट ऑल टाइप ऑफ दोज मशरूम्स आर ईडेबल, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। देर आर अराउंड 70,000 स्पीशीज़ ऑफ फंजाई लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इसीलिए इसको एक अलग से किंगडम कर दिया है ना। आप समझ में आ रहा होगा किंगडम का मतलब, यानी एक एनिमल किंगडम में कितने हज़ारों तरह के एनिमल्स हैं, वैसे ही एक फंजाई किंगडम में बहुत तरह के फंजाई हो सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल फंजाई का हमने ऑलरेडी देख लिया है, थोड़ा सा पिक्चर से देख लेते हैं। मशरूम और यीस्ट, तो मशरूम को आप देख सकते हो आराम से विदाउट माइक्रोस्कोप, और इसीलिए इसको मैक्रोस्कोपिक फंजाई बोलते हैं। और यीस्ट जो है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि माइक्रोफोटो है, यानी माइक्रोस्कोप से इसकी फ़ोटो ले रखी है। ये कॉलोनी ऑफ यीस्ट है, बहुत सारी जो सिंगल सेल्ड यीस्ट है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये ज़्यादातर कॉलोनी में रहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़ा इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है एल्गी। तो ये जो एल्गी है ये एक सिंपल प्लांट लाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब यूकैरियोटिक वापस से वही सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और क्यों इसको प्लांट लाइक बोला है? बिकॉज दिस एल्गी इज रिच इन क्लोरोफिल। ओके, और आपने देखा होगा लेक्स और पॉन्ड्स में इनकी एक थिन फिल्म बन जाती है। थिन फिल्म का मतलब है, अगर आपने दूर से देखा होगा तो ग्रीन कलर का कभी कभी पॉन्ड नज़र आता है, कभी कभी लेक ग्रीन कलर का नज़र आता है। वो और कुछ नहीं, उस लेक के ऊपर एल्गी की एक लेयर है। ओके, इसीलिए एल्गीज को हम ग्रास ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ये ग्रासेस नहीं होती है, लेकिन इसको ऐसे ही कहा जाता है ग्रास ऑफ वाटर, क्योंकि ग्रीन कलर का ये एक तरह की लेयर बना देती है। हिंदी में इसको काई बोलते हैं, बड़े कॉमन है काई। अगर आपने बहुत ध्यान से कभी देखा होगा बारिश के सीज़न में, यहाँ जहाँ मॉइस्ट सरफेस होता है वहाँ पर काई अक्सर जम जाती है और बहुत स्लिपरी होती है काई। यस, हिंदी में उसको काई बोलते हैं, इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं उसको। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गी इन फैक्ट। अब अगर बात करें इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ये ऑटोट्रॉफिक है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, हमें सबको पता है। ये एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है जो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। अगर स्टडी ऑफ एल्गी की बात करें तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज एल्गोलॉजी। तो देखिए नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, एल्गोलॉजी, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है फाइकोलॉजी के नाम से भी। फाइकोलॉजी इज ऑल्सो द अदर नेम फॉर द स्टडी ऑफ एल्गी। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज एक और वर्ड है अगर आपने सुना हो, फाइटोलॉजी। तो फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो फाइटो और फाइको, यहाँ पे CO है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एल्गी है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में ऐसे कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, जैसे कि आपके चैप्टर में बताया गया क्लैमिडोमोनास। ओके, लेकिन दूसरी तरफ ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको आराम से देख सकते हैं, जैसे सार्गसम। ओके, कुछ एक एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं पिक्चर फॉर्म में। क्लैमिडोमोनास, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। उसके नीचे जो स्पायरोगायरा है, ये क्लास 7th में आपने पढ़ा हुआ है, याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। रिप्रोडक्शन चैप्टर में हाउ इट रिप्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन, यस, तो वही ये स्पायरोगायरा है। फिर जैसे वॉल्वॉक्स है, कारा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लोरोरिला है, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे पिक्चर्स एल्गी है, लेकिन आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही होगी कि सभी ग्रीन कलर की है, और ग्रीन कलर का मतलब सब में ही क्लोरोफिल है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फंजाई एंड एल्गी में। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही यूकैरियोटिक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है और फंजाई में क्लोरोफिल
नहीं होता है। तो ये जो चारों चीज़ें हमने पढ़ी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी, ये कैटेगरीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ओके, एक और चीज़ जो इस चैप्टर में जानना बहुत ज़रूरी है वो है वायरस के बारे में। तो वायरस को एग्जैक्टली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी नहीं मानते हैं, कई टेक्स्ट बुक में इसे माना गया है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में इसको नहीं माना गया है। और क्यों नहीं माना गया ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम वायरस के बारे में जान लेते हैं। अगर वायरस के बारे में जानें तो वायरस जो है वो टाइनी पार्टिकल है। देखिए, ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक टाइनी पार्टिकल है जो जेनेटिक मटेरियल का बना होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? अगर आपने सुना हो डीएनए, आरएनए, यस, तो डीएनए आरएनए जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो ये वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए, और प्रोटीन होता है। पूरे सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि इसमें सेल्स एज सच नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, एज सच न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ वायरसेस को क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ वायरसेस को कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरसेस भी अगर हम साइज़ की बात करें तो ये करीबन 10,000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। ओके, तो 10,000 टाइम्स स्मॉलर का मतलब आप समझ सकते हैं बैक्टीरिया ऑलरेडी इतने छोटे थे, 1 to 5 माइक्रोमीटर के बराबर थे, उससे भी करीबन 10,000 टाइम्स स्मॉलर है। तो वायरसेस को माइक्रोस्कोप में भी देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये वायरसेस जो है ये डिफरेंट शेप्स में होते हैं, कुछ एक रॉड शेप के होते हैं, कुछ एक स्फेरिकल शेप के होते हैं, और भी बहुत डिफरेंट शेप्स होते हैं। वायरसेस में जो कोर होता है डीएनए और आरएनए का होता है, और ये जो कोर है इट इज़ बिन सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। ये जो वायरसेस होते हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्या मतलब है कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में एक ब्रिज के जैसे काम करते हैं। कभी ये लिविंग थिंग के जैसे बिहेव करते हैं, कभी नॉन लिविंग थिंग के जैसे बिहेव करते हैं। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो लिविंग कैरेक्टर्स की बात करें वायरसेस में, तो ये जो वायरसेस हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं हीट को, केमिकल्स को, रेडिएशन को। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। यस, तो रिस्पॉन्स का जो कैरेक्टर है अगर वो वायरस में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लिविंग थिंग की कैटेगरी में आ रहा है ना। फिर सेकंड जो चीज़ दिखाई देती है वायरसेस में वो है कि ये रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिविंग थिंग का कैरेक्टर है, ये वायरसेस में भी होता है। इनसाइड द होस्ट सेल ये वायरसेस जो हैं ये अपनी कॉपीज़ बना देते हैं। यस, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें लिविंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। कैसे नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं? बिकॉज ये जो वायरस हैं ये जब बाहर रहते हैं एनवायरनमेंट के तो इनएक्टिव होते हैं, और ये क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरह से हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। यस, तो जैसे दूसरी लिविंग थिंग्स को, जैसे केमिकल्स को हम स्टोर कर सकते हैं, वैसे हम वायरसेस को भी स्टोर कर सकते हैं, उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इन वायरसेस को हम किस कैटेगरी में रखें, लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें। इसीलिए गड़बड़ है, और इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम कैटेगरी में एटलीस्ट अभी हटा देते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं वायरसेस के। कुछ वायरसेस तो बैक्टीरिया के ऊपर ही रहते हैं। देखिए, बैक्टीरिया से भी 10,000 टाइम्स छोटे हैं वो, तो आराम से बैक्टीरिया को भी होस्ट बना लेते हैं, और ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक में भी शायद यही वायरस का एक छवि दे रखी है। लेकिन वायरस का सिर्फ ये शेप नहीं होता है, वायरस जो है वो स्फेरिकल भी होते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, आपको जो सर्दी ज़ुकाम का जो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू का जो वायरस होता है, वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, जैसे टबैको मोज़ैक वायरस। इनका स्ट्रक्चर देखें तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इस वायरस को तो हम कैसे भूल सकते, जिसने हमारे 2 या 3 साल पूरे गड़बड़ कर दिए। यस, वो है कोरोना वायरस। यस, तो कोरोना वायरस को भी देख सकते किस तरह से स्फेरिकल शेप है, किस तरह से ये आरएनए बेस वायरस है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पूछ सकते हैं पर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है, वो है वायरियन। तो वायरिन जो है वो क्या होता है? वायरिन का मतलब होता है
जो पूरा वायरस पार्टिकल है, देखिए यहाँ पे हम पार्टिकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वायरस पार्टिकल है जिसमें प्रोटीन शेल होता है, इनर कोर होता है न्यूक्लिक एसिड का यानी आरएनए या डीएनए का, ये अगर बाहर है, होस्ट बॉडी के बाहर है, तो हम उसको वायरन बोलते हैं, ठीक है। ये वायरन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ओके, यानी आउटसाइड द सेल होता है ये। लेकिन इस वायरन में कैपेसिटी होती है इन्फेक्शन करने की, तो दिस वायरन हैज़ द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट लिविंग टिश्यू, इसलिए इसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ एक और पार्टिकल है जो डिसीज़ क्रिएट करता है, वो प्रायन है। प्रायन का मतलब क्या है? ये एक तरह के प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ओके। जिस तरह से वायरस में प्रोटीन भी था और आरएनए डीएनए भी था, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ओके। और ये एक म्यूटेटेड फॉर्म के होते हैं। म्यूटेटेड का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से चेंज हो जाना। तो ये जो हार्मलेस प्रोटीन है ये अचानक से चेंज हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं और प्रायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रायन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रायन्स जो हैं दे कैन कॉज डिजीजेस बाय अफेक्टिंग योर ब्रेन एंड न्यूरल टिश्यू। बहुत खतरनाक डिजीजेस ये हमें दे सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर प्रायन के बारे में भी बता दिया है। तो आई होप आपको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन है ये समझ में आ गया होगा, और अब हम सेल्फ असेसमेंट के लिए भी तैयार होंगे। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस का यहीं पर आंसर दे दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और मीटर। वेरी गुड, इट इज़ माइक्रोमीटर या माइक्रोन, माइक्रोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डैश शोज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। वेरी गुड, आई होप सबने वायरस आंसर किया होगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स बैक्टीरिया। यहाँ पे वायरस से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वायरस में ऐसा कोई सेल होता ही नहीं है, तो सेल नहीं होगा तो न्यूक्लियस की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मटेरियल ज़रूर होता है उसमें, इसीलिए बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकर आई हूँ, असर्शन एंड रीज़न का। क्लास 8th में ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट कंपटीशन के लिहाज से ये समझना बहुत ज़रूरी है। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, ओके। किसी भी एक स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ रीज़न दे रखा होता है। हमें ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो असर्शन है, और उसका जो रीज़न है क्या वो सही है या नहीं, ओके। तो पहले पढ़ लेते हैं असर्शन को। असर्शन यहाँ पे दे रखा है कि एल्गी आर हेटेरोट्रॉफिक। रीज़न दे रखा है दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ऑप्शन में बता रहे हैं इफ़ बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो ये जब स्टेटमेंट्स के बारे में हम देख रहे हैं तो हमें समझना होगा कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो जब हमने असर्शन को देखा तो हमें ये समझ में आया कि नहीं, असर्शन तो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन चलो रीज़न देख लेते हैं, क्या रीज़न जो है वो सही है? दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो दोनों ही जो है वो फॉल्स हैं, असर्शन भी फॉल्स है और रीज़न भी फॉल्स है। जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है और जो उसका रीज़न दे रखा है वो भी फॉल्स है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो जाने से पहले जल्दी से हम चैप्टर को वापस से देख लेते हैं, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर कैसे फर्स्ट पेज को हमने डिस्कस किया है, सेकेंड पेज पे पिक्चर्स हैं जिनको भी हमने और डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल में इनफैक्ट हमने डिस्कस किया है, और थर्ड पेज पे जो वायरसेस का डायग्राम्स हैं उनको भी हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आप ज़रूर मेरे साथ रहें और इस चैप्टर का डिटेल डिस्कशन हमारे साथ कंटिन्यू रखें। ओके, सो थैंक यू सो मच,
सी यू सून। ऑफ कोर्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर और लाइक अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ में करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट एवर फॉरगेट दैट you are the best and you will be always best. Okay, with this note, thank you again.